आज हम शुरू कर रहे हैं 10वीं कक्षा के चैप्टर इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते हैं। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश पहले हम समझेंगे निरंकुश होता क्या है। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों का निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यधिक केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। उनको क्या कहा जाता था? निरंकुशवाद। दूसरा पॉइंट है इसमें निरंकुशवाद की परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषाएं इनको आपको कॉपी पर लिखनी है। जैसे निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है, तो उसका आंसर आ जाएगा ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यह जो सत्ता होती है यह अत्यधिक केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। दूसरा पॉइंट है कल्पना आदर्श। कल्पना आदर्श से क्या अभिप्राय है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श होता है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। फ्रांस स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। अब इस साइड में क्वेश्चन देखो, अर्नेस्ट रेनन। तो कौन थे अर्नेस्ट रेनन? फ्रांसीसी दार्शनिक। कौन थे ये? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन। क्वेश्चन है इसमें कि अर्नेस्ट रेनन ने कहाँ पर व्याख्यान दिया था? अर्नेस्ट रेनन ने सारबान विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सारबान विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान के राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। तो कहाँ पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया? सारबान विश्वविद्यालय में। इस तरह से हम क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बनता है आपका जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो क्वेश्चन इसमें आता है आगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। मतलब फर्स्ट पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट, एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा समूह किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। अब है क्वेश्चन अगला जो बनता है कि
1804 की नागरिक संहिता थी, उसे नेपोलियन संहिता के नाम से क्यों जाना जाता था? 1804 की नेपोलियन संहिता, 1804 की, मतलब अपने क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन की 1804 की संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से क्यों जाना जाता है? या अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो उन्होंने जो क्या बदलाव किए थे, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों में नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भारत नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके में से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत हुई। तो ये हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे इसके आधार पर, इस टॉपिक के आधार पर। वो आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं।